6/186 बर्फ की पहाड़ी। दोस्तों, दिव्यानाय के कई पाठकों का अनुरोध है कि हर रोज एक से ज्यादा चैप्टर्स अपलोड किए जाए, तो उनके जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि रोज तो नहीं, लेकिन मैं सप्ताह में एक दिन 3 से 4 बोनस चैप्टर्स अपलोड करने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन उसके लिए आप सभी को सप्ताह का एक दिन चुनना होगा, और जिस दिन के लिए सबसे ज्यादा लोग राजी होंगे उसी दिन सारे बोनस चैप्टर्स अपलोड किए जाएंगे। लेकिन उसके लिए इस चैप्टर पर कम से कम 50 लोगों के कमेंट आने चाहिए, वरना मुझे लगेगा कि आपको बोनस चैप्टर्स नहीं चाहिए। तो मुझे 2 दिनों के अंदर बता दीजिएगा कि आप लोगों का क्या आदेश है। धन्यवाद। अब आगे की कहानी। वो आकृति वास्तव में पार्थ की थी। उसकी योजना अचूक थी। जो रक्षक उसका पीछा कर रहे थे, जब उन्हें पार्थ को नहीं पकड़ पाए तो वे सभी वापस कोषागार की तरफ लौट आए थे, जिससे देवेंद्र को उन सभी रक्षकों से बचने के लिए मजबूर होना पड़ा। पार्थ ने पाया था कि कोषागार की सभी वस्तुओं को एक सरणी द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसे थोड़े समय में तोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए उसने पहले रक्षक का ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया और फिर देवेंद्र को सभी के गुस्से का सामना करने दिया। जबकि अपनी दिव्य दाहिनी आंख के कारण पार्थ का स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण था। युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की सही स्थिति की सूचना से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता, और पार्थ के पास ये फायदा था, जिसने उसे हर परिस्थिति से निपटने में आसानी हुई। कोषागार में प्रवेश करते ही पार्थ थोड़ा चकित हो गया, साथ ही वो बेहद उत्साहित भी था। अंदर बड़ी मात्रा में सामान मौजूद था। कुछ तो हथियार थे, जबकि अन्य संग्रहणीय वस्तुएं जैसे कलाकृति, कवच, नक्शे और अन्य चीजें जिसका उसे नाम भी नहीं पता था। लेकिन पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख ये बता सकती थी कि इनमें से कोई भी वस्तु सामान्य नहीं थी, और खजाने में मौजूद अधिकांश हथियार कम से कम आध्यात्मिक स्तर के थे। तो क्या आध्यात्मिक हथियारों के साथ रखी गई अन्य वस्तुएं सामान्य होंगे? कहा जा सकता है कि यहाँ किसी भी वस्तु की कीमत किसी योद्धा को मालामाल बना सकती थी। हालांकि पार्थ की बाहें एक साथ गुंथी हुई थीं और उसने महसूस किया कि ये सभी वस्तुएं अलग अलग सरणियों द्वारा संरक्षित थीं। सभी सरणियां अत्यंत शक्तिशाली थीं और शायद इन्हें पृथ्वी मंडल के योद्धाओं के लिए भी तोड़ना कठिन होगा। कमी केवल ये थी कि अधिक समय बीत जाने के कारण इनकी ऊर्जा की आपूर्ति काफी कम हो गई थी। उनमें से कुछ सुरक्षात्मक सरणियों में कुछ दोष भी आ गए थे। बेशक सामान्य लोग इसे नहीं देख पाएंगे। केवल पार्थ जैसे लोग, जिनके पास उसकी शक्तिशाली दाहिनी आंख थी, या जिन्होंने सरणियों का अध्ययन किया था, वे ही इसे देख पाएंगे। हर सुरक्षा सरणी अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और वे खुद को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक मंडल के चौथे सितारे का कोई योद्धा 2 से 3 दिनों तक उन पर सीधे हमला करे, तो उन्हें तोड़ा जा सकता है। पार्थ ने निष्कर्ष निकाला। अपनी अटकलों की पुष्टि करने के लिए उसने एक वस्तु पर हथेली से हमला किया। बूम! अचानक से एक सफेद चमक दिखाई दी और पार्थ को पीछे धकेल दिया। लेकिन पार्थ पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था और इसलिए वो ज्यादा परेशान नहीं हुआ। चौथे सितारे की शक्ति से हमला होने के कारण सफेद प्रकाश केवल थोड़ा सा मंद हुआ, लेकिन कुछ सांसों के बाद वो फिर से चमकने लगा। वास्तव में किसी सरणी को कमियों के माध्यम से नष्ट करने के लिए 3 दिन का समय लगेगा, लेकिन अगर वो दोष रहित होगा तो उसे तोड़ने के लिए 10 दिन की जरूरत होगी। काश मेरे पास दक्ष जैसा कोई होता जो मेरे साथ मिलकर उस पर हमला करता, पार्थ ने अपने मन में आह भरी। यदि कोई और साथ होता तो इसमें लगने वाला समय नाटकीय रूप से कम हो जाता। दुर्भाग्य से वो ये भी नहीं जानता था कि देवेंद्र मर चुका था या नहीं, और उस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। दक्ष, नकुल और बाकी लोग बहुत दूर थे, अपने अपने स्थानों पर अलग अलग समस्याओं का सामना कर रहे थे। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। पार्थ के पास केवल एक ही विकल्प था और वो था अकेले लड़ना। हालांकि ये एक तरह से ये अच्छी बात थी,
कि सभी वस्तुएं अकेले उसे ही प्राप्त होंगी। पार्थ ने अपना लक्ष्य खोजने के लिए चारों ओर छानबीन कर रहा था। खजाने में बहुत सी चीजें थीं, जिनमें हथियार, कवच आदि शामिल थे। पूरे कोषागार में लगभग 200 दराजें थीं जिनमें विभिन्न प्रकार का सामान भरा हुआ था। उनमें से कुछ खाली थे, और पार्थ का अनुमान था कि जो दराज खाली थे उन्हें पिछली प्रतियोगिता के शिष्यों ने प्राप्त किया होगा। जो लोग इस कोषागार में घुसकर ऐसी चीजें ले सकते थे, वे सामान्य योद्धा तो बिल्कुल नहीं होंगे। 200 दराजों में से केवल 10वें हिस्से की सरणियों में ही खामियां थीं और पार्थ उन सभी का पहले ही अवलोकन कर लिया था। इस समय उसके सामने एक थोड़ा फटा हुआ पारदर्शी चोगा था जो किसी दर्पण की तरह लग रहा था। उस पर पूरा ध्यान लगाने के बाद पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख थोड़ी सी फड़कने लगी और उसकी रक्त रेखा शक्ति को एक परिचित एहसास हुआ। इस चोगे से एक प्राचीन आभा निकल रही थी, जो आध्यात्मिक श्रेणी या यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के नश्वर हथियार के भी बराबर नहीं पहुंची थी। ऐसा लग रहा था कि ये बेहद सामान्य है, फिर इसे इतनी दुर्लभ वस्तुओं के साथ क्यों रखा जाएगा? पार्थ निश्चित था कि ये चोगा साधारण नहीं था या उच्च श्रेणी की वस्तु थी। अगर मुझे आध्यात्मिक हथियार मिल भी गया तो भी वो मेरे किसी काम का नहीं होगा। प्रतियोगिता के बाद शायद मुझे इसे कबीले को सौंपना होगा, तो मैं इसे ही क्यों नहीं चुनता? पार्थ ने अपना निर्णय लिया। आध्यात्मिक हथियार उसकी वर्तमान क्षमता से बहुत दूर थे और एक किंवदंती थी जिसमें कहा गया था कि कुछ विरासती उपकरण होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता की साधना का कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि ये विरासती उपकरण बहुत दुर्लभ थे और उनको किसी विरासत की तरह संरक्षित किया जाता था। बूम, बूम, बूम। पार्थ ने दराज पर एक के बाद एक कई हमले किए और वो हर बार पवन विद्युत हथेली की शक्ति को भी उसमें मिला दे रहा था। हमले की दर स्थिर थी। प्रत्येक हथेली के बीच उसने कुछ पलों तक आराम भी किया, जिससे वो अधिक समय तक टिक सके। कुछ समय बाद पार्थ ने कुछ लोगों के पद चाप की आवाज सुनी, जो अवश्य ही रक्षकों से संबंधित होनी चाहिए। ये पहरेदार बेवकूफ नहीं थे। अगर उन्हें लगता कि कुछ गड़बड़ है तो वे वापस आकर निरीक्षण करने लगते थे। काश मैं यहाँ ध्वनिरोधी सरणी स्थापित कर पाता। पार्थ तुरंत ही रुक गया और फिर गहरी सोच में पड़ गया। ध्वनिरोधी सरणियों को स्थापित करना बहुत कठिन नहीं था, लेकिन पार्थ की समस्या ये थी कि उसके पास आवश्यक सामग्री की कमी थी। सरणी विशेषज्ञों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर पर्याप्त सामग्री नहीं होती तो कुछ भी नहीं बनाया जा सकता था। बेशक अगर किसी के पास पहले से सरणी की सामग्री होगी तो वे सरणी बनाकर अपने से ज्यादा मजबूत लोगों के समूह का सामना भी कर सकते थे। पार्थ अपनी भंडारण अंगूठी की जांच की, जिसमें उसका सारा सामान मौजूद था। दुर्भाग्य से मेरे पास दो चीजें नहीं है। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और उसने दूसरे तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन दो चीजों के ना होने से वो कुछ नहीं कर सकता था। ठीक इसी क्षण पार्थ ने एक हल्का सा शोर सुना और उसने देखा कि एक आकृति कोषागार के सामने छत पर खड़ी है। पार्थ, तो तुम मरे नहीं? हाँ, देवेंद्र की आवाज में आश्चर्य और गुस्सा था। पार्थ की आंखें तुरंत छोटी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसने देवेंद्र को कम करके आंका था। देवेंद्र का निरीक्षण करने पर पार्थ ने पाया कि उसके शरीर पर कई घाव थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े ऐसे फटे हुए थे जैसे कि उसके साथ जबरदस्ती की गई हो। उसकी आंखों में मौजूद नफरत और भी अधिक स्पष्ट हो गई थी। देवेंद्र का शरीर कोषागार की ओर बढ़ा, लेकिन उसका लक्ष्य अंदर की चीजें नहीं बल्कि पार्थ था। पहले पार्थ को मार डालो और फिर सारा खजाना ले लो। पार्थ ठंडेपन से हंसा और उसने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अपनी हथेली से वार किया। आंशिक चंद्रहास देवेंद्र ने अपनी तलवार लहराई और विभिन्न कोणों से पार्थ की ओर तेज खतरनाक प्रकाश की 4 से 5 किरणें भेज दी। बूम! पार्थ की भयंकर हथेली भी गड़गड़ाने लगी और हमले का जवाब देने आगे बढ़ गई, लेकिन चंद्रहास की रोशनी की ठंडी चमक ने उसे भी पीछे धकेल दिया।
देवेंद्र के हाथ में एक नश्वर हथियार था, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई थी। साथ ही उसके पास उच्च साधना भी थी और उसकी शीत चंद्र तकनीक भी चौथे स्तर पर पहुंच गई थी। कमीने, पहले मैं तेरी जान लूंगा। देवेंद्र ने पार्थ से छुटकारा पाने का फैसला किया, क्योंकि ये शायद उसका आखिरी मौका होगा। पवन बिजली विनाश। पार्थ ने भी अपनी असली ताकत और कौशल को अधिकतम स्तर तक प्रसारित किया, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज पहले से भी तेज हो गई। लेकिन देवेंद्र के पास एक मध्यम श्रेणी की नश्वर हथियार था, इसलिए वो अभी भी आगे बढ़ने में सक्षम था। इस हताश स्थिति में पार्थ ने गुप्त रूप से अपनी रक्त रेखा शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया, जिससे उसके हमलों की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। बूम! गड़गड़ाहट की आवाज़ और भी तेज हो गई। पार्थ ने आखिरकार महसूस किया कि उसकी पवन विद्युत हथेली उच्च स्तर पर पहुंच गई है। उसी समय वो चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका का थोड़ा सा हिस्सा समझ गया था। पवन विद्युत कुपित नाग। पार्थ चिल्लाया और अचानक से वहां एक नीले रंग का सांप दिखाई देने लगा, जिसके चारों ओर बिजली गड़गड़ा रही थी। क्या? बिजली की शक्ति। देवेंद्र की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और जैसे ही दोनों हमले आपस में टकराए, उसका शरीर सुन्न हो गया। पवन विद्युत हथेली के उच्च स्तर पर पहुंचने से वो प्रतिद्वंद्वी को थोड़ी देर के लिए सुन कर सकता था, लेकिन जब पार्थ ने चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा इसमें मिलाया, तो मूल कौशल में और भी सुधार हुआ। बूम! 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 पार्थ ने लगातार हथेलियों से देवेंद्र को कक्ष से बाहर कर दिया। उसी समय पास के काले बख्तर बंद रक्षक भी आ गए। देवेंद्र केवल वहां से भाग सकता था और उसने घृणा से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा के लिए वहां रह सकते हो? हे, तुम कहां जा रहे हो? पार्थ ने प्रवेश द्वार की दिशा में देखते हुए अपना लोहाश्व धनुष निकाला और उस पर एक नीला तीर लगा दिया। सु एक नीला तीर हवा को चीरते हुए भयानक ठंडक के साथ देवेंद्र की ओर बढ़ गया। देवेंद्र जानता था कि पार्थ का तीरंदाजी कौशल कितना भयानक था, इसलिए उसने तुरंत खुद पर आध्यात्मिक शक्ति की एक परत डाली और जमीन की तरफ झुक गया। बूम! नीला तीर उसके कंधे से टकराते हुए पास के एक रक्षक को भेद गया। देवेंद्र के कंधे से कोई खून नहीं बह रहा था, लेकिन उसके पूरे शरीर में एक ठंडक फैल गई और उसके ऊपर बर्फ की एक परत बन गई। बर्फ के तीर ने कुछ गज के दायरे में सब कुछ खुद के अंदर कैद कर लिया था। सिर्फ 1 से 2 सांस के समय में ही देवेंद्र और आसपास के 4 से 5 रक्षक सभी को प्रवेश द्वार के पास ही सील कर दिया गया था। बर्फ की उन मूर्तियों को देखते हुए पार्थ महसूस कर सकता था कि देवेंद्र अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भारी रूप से प्रसारित करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पार्थ ने उसकी हंसी उड़ाई और लोहाश्व धनुष से फिर एक तीर चला दिया। एक और नीले तीर को प्रवेश द्वार की तरफ तेजी से बढ़ा और उसने दौड़कर आ रहे दूसरे रक्षकों से टकरा गया। कुछ ही सांसों में 10 बर्फ की मूर्तियों ने प्रवेश द्वार को किसी पहाड़ी की तरह अवरुद्ध कर दिया। हा हा हा! शानदार! एक तीर से 2 निशाने। पार्थ अपनी हंसी नहीं रोक सका। बर्फ की पहाड़ी एक तरह की बाधा बन गई, जिसने अन्य पहरेदारों को भी मजबूर कर दिया। अगर वे इसके करीब आते हैं तो उन्हें भी बर्फ में सील कर दिया जाएगा। बर्फ के 2 तीरों से निकलने वाली ठंड विनाशकारी थी। पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख ने बर्फ के माध्यम से देखा कि देवेंद्र की आध्यात्मिक शक्ति, रक्त और जीवन शक्ति धीरे धीरे जमने लगी थी। तो क्या होगा आगे? तो क्या पार्थ को आखिरकार देवेंद्र से छुटकारा मिल जाएगा? और क्या पार्थ किसी बहुमूल्य खजाने को हासिल कर पाएगा, या फिर उसे मिलेगा कोई ऐसा खजाना जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6187 अंतिम चरण की असली शुरुआत तो अब हुई है दोस्तों। पिछले चैप्टर में आए कम कमेंट को देखकर लगता है कि आप लोगों को बोनस चैप्टर नहीं चाहिए, वरना इतने कम लोगों का कमेंट नहीं आता।
फिर भी अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आज पिछले चैप्टर पर जाकर कमेंट जरूर कर दें। उम्मीद करता हूं कि कम से कम 50 लोग कमेंट जरूर करेंगे। अब आगे की कहानी। 10 लोगों को बर्फ में सील कर दिया गया, जिससे वहां एक बर्फ की पहाड़ी बन गई थी। इसमें देवेंद्र भी शामिल था, जिसे ठीक बीच में सील कर दिया गया था। पार्थ ने देखा कि अगले 2 से 3 दिनों में देवेंद्र ठंड के कारण मर जाएगा। चूंकि देवेंद्र 5वें सितारे तक भी नहीं पहुंचा था, इसलिए उसके लिए उन तीरों की ताकत से लड़ पाना असंभव था। केवल दक्ष के पास ही ऐसा करने की शक्ति थी। तीर बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसका बर्फीला प्रभाव विश्वसनीय है। पार्थ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। पार्थ के लिए मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी लग रही थी। छोटी बर्फ की पहाड़ी ने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था और ये एक तरह ही सुरक्षात्मक बाधा बन गई, जिससे उसे अंदर की सरणियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। पलक झपकते ही पार्थ उस दराज के सामने आ गया था, जिसमें आधा पारदर्शी और पुराना चोगा था। इससे निकलने वाली प्राचीन और रहस्यमय आभा से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उस समय देवेंद्र के हस्तक्षेप के कारण सरणी अपने आप ठीक हो गई थी, जिसका मतलब था कि पार्थ को फिर से अपना काम शुरू करना था। बूम बूम। पार्थ ने जैसे ही अपनी हथेली बाहर निकाली तो उस पर बिजली की एक लकीर दिखाई दी, जिससे दराज थोड़ा हिल गया और उसकी सफेद चमक फीकी पड़ गई। चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने के बाद पार्थ पवन विद्युत हथेली के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। पवन विद्युत हथेली का 5वां स्तर चौथे से कहीं अधिक मजबूत था। इस स्तर पर वो प्रतिद्वंद्वी को सुन करने के लिए बिजली का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसे पहले बिजली की समझ बढ़ाने की जरूरत थी। अगर उसे चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका नहीं मिली होती तो पार्थ को शायद इसे और समझने में लंबा समय देना पड़ता। बूम बूम बूम। पार्थ की हमले की दर तेज नहीं थी और ना ही उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया, लेकिन उसके हर हमले की ताकत चौथे सितारे के बराबर थी। पवन विद्युत हथेली का उच्च स्तर वास्तव में शक्तिशाली है, और चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका के एक छोटे से अंश को उसमें मिलाने के बाद तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। पार्थ अपनी हर हमले में मौजूद बिजली की शक्ति को महसूस कर सकता था, जो प्रतिद्वंद्वी को सुन कर सकता था। अगर दुश्मन कमजोर है तो पार्थ की हथेली प्रतिद्वंद्वी को बिजली का झटका दे सकती है, जिससे वो हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएगा। इन हमलों के जरिए पार्थ ने पवन विद्युत हथेली को बेहतर बनाना जारी रखा। इसकी सबसे बड़ी वजह पवन विद्युत हथेली तकनीक का अपरिपक्व होना था, क्योंकि निर्माता ने इसे पूरा नहीं किया था। पार्थ इसमें लगातार बदलाव करता रहा और इस काम में चंद्रमहल विद्युत मुद्रिका ने भी उसकी काफी मदद की। जब वो इसे परिपूर्ण बना रहा था तो इसमें शामिल खतरा भी कम हो गया था। इसका मतलब था कि पार्थ की 5वें स्तर की पवन विद्युत हथेली इसे पहले सीखने वाले लोगों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। इसका इस्तेमाल करके उसने देवेंद्र के शरीर को थोड़ी देर के लिए सुन कर दिया था। सभी को पता होना चाहिए, देवेंद्र चौथे सितारे के चरम पर था और उसके पास एक मध्यम श्रेणी का नश्वर हथियार भी था। इसके बावजूद उसका शरीर पार्थ के हमले से सुन्न हो गया था। इससे पवन विद्युत हथेली की शक्ति समझी जा सकती थी। अगर पार्थ ने अपनी रक्त रेखा की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया तो वो देवेंद्र को एक ही हथेली से मारने की क्षमता भी रखता था। बूम बूम बूम। पार्थ के हमलों ने एक लय का पालन किया, न बहुत तेज और न ही धीमा, लेकिन फिर भी वो हर हमले के साथ सरणी को कमजोर कर रहा था। हमलों के माध्यम से पार्थ पवन विद्युत हथेली को और अधिक परिपूर्ण बनाएगा और इसके खतरे को कम करते हुए इसकी शक्ति को भी बढ़ाएगा। बेशक उसकी सहन शक्ति सीमित थी, इसलिए वो हर घंटे एक छोटा सा विराम लेता और हर 4 घंटे में आध्यात्मिक शराब का एक घूंट लेता या कुछ औषधियां खाता। पलक झपकते ही 2-3 दिन बीत गए। बूम। एक गरजती हुई हथेली
सफेद रोशनी की परत से टकराई और उसे चकनाचूर कर दिया। पार्थ की अभिव्यक्ति खुशी में बदल गई और उसने जल्दी से उस पारदर्शी चोगे को पकड़ लिया। पार्थ की समझ के अनुसार सरणी पूरी तरह से टूट जाने के बाद भी धीरे धीरे खुद को ठीक कर लेगी। पार्थ ने उस हल्के पारदर्शी चोगे का निरीक्षण किया और इसका निरीक्षण करने के लिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति अंदर प्रवाहित की। जब उसने थोड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की तो चोगा और अधिक पारदर्शी लगने लगा। पार्थ ने जल्दी से वो चोगा पहन लिया और उसमें और अधिक आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की और साथ ही साथ अपनी रक्त रेखा की कुछ शक्ति भी डाली। अचानक एक अदृश्य आभा ने पार्थ के पूरे शरीर को ढक दिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुद हवा का बना हो। अपनी दिव्य दाहिनी आंख से देखने पर उसने महसूस किया कि उसके स्थान पर आने वाला प्रकाश परावर्तित हो जा रहा था, जिससे दूसरों की दृष्टि प्रभावित हो रही थी। अदृश्यता पार्थ की आंख चमक उठी और उसने आश्चर्य से कहा, अन्य प्राणियों की दृष्टि में पार्थ हवा की तरह था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चोगे में ऐसी अनोखी क्षमता भी होगी। इसके अलावा पार्थ को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर पंख की तरह हल्का हो गया हो। कोषागार में कई गज की दूरी पर एक भूतिया आकृति चमक उठी। पार्थ ने महसूस किया कि उसकी चपलता और गति दोनों नाटकीय रूप से बढ़ गई हैं। इस तरह से पार्थ को पता चला कि इस चोगे में अदृश्यता और गति बढ़ाने की क्षमता थी। लेकिन जब उसने केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की तो कुछ भी काम नहीं आया। केवल जब उसने अपनी रक्त रेखा शक्ति प्रवाहित की तब जाकर कुछ प्रभाव पड़ा। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि चोगा पहले से ही थोड़ा क्षतिग्रस्त है। पार्थ ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। उसने समय की गणना की और अनुमान लगाया कि काले धातु के राक्षस कुछ ही घंटों में उसका पीछा करना शुरू कर देंगे। कोई भी प्रतिभागी पृथ्वी मंडल के योद्धाओं का सामना नहीं कर सकता था। पार्थ ने कोषागार को एक बार फिर से देखा और बाहर निकलने से पहले एक गहरी सांस ली। अब तक बर्फ की पहाड़ी की ठंडक भी नाटकीय रूप से कम हो गई थी। इसे देखते ही पार्थ की अभिव्यक्ति बदल गई। पवन विद्युत हथेली पार्थ ने अपनी पूरी ताकत अपनी हथेली में डाल दी और उसे बर्फ की पहाड़ी पर मार दिया। बूम! बर्फ की पहाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई और जमे हुए पहरेदार बिखर गए। हालांकि बर्फ की पहाड़ी के बीच में कुछ भी नहीं था। देवेंद्र का शरीर गायब हो चुका था। चंद्रमहल प्रतियोगिता काफी सुरक्षित है। जिस क्षण किसी प्रतिभागी को मौत का सामना करना पड़ता है तो उसके अंदर मौजूद चंद्रमहल टोकन उन्हें बाहर भेज देता है। ये निष्कर्ष निकालते ही पार्थ की आंखें चमक उठीं। प्रत्येक प्रतिभागी के पास चंद्रमहल टोकन था जो उनके अंदर स्थापित कर दिया गया था। इसलिए कोई किसी प्रतिभागी को केवल तभी मार सकता है जब उनकी शक्ति बहुत अधिक हो और टोकन के भेजने से पहले ही प्रतिभागी की मृत्यु हो गई हो। पिछले कुछ दिनों से पार्थ ने अपनी पवन विद्युत हथेली में सुधार करते हुए सरणी पर हमला करना जारी रखा था। इसलिए वो नहीं जानता था कि क्या हुआ था और देवेंद्र कैसे गायब हो गया था। देवेंद्र बस एक कीड़ा है जिसे मैं अपनी मौजूदा ताकत से आसानी से मार सकता हूं। बाहर निकलते ही पार्थ का शरीर चमक उठा। चोगा पहनते ही उसके शरीर में एक विचित्र शक्ति प्रवाहित हो गई। पार्थ तुरंत एक पारदर्शी छाया में बदल गया और महल के आसपास के अधिकांश रक्षक उसे महसूस भी नहीं कर सके। चोगा पार्थ को अदृश्य बना सकता था और अगर पार्थ तेजी से आगे बढ़े तभी वहां सिर्फ हवा एक लहर ही दिखेगी। वैसे भी पार्थ की गति की तुलना 5वें सितारे के योद्धा से की जा सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे केवल एक बार अपनी रक्त रेखा शक्ति में डालने की जरूरत थी। बाद में वह अपने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके लगातार इसका प्रयोग कर सकता था। हाँ, चलो इसे अदृश्य चोगा ही पुकारते हैं। महल से बाहर निकलते ही पार्थ हंस पड़ा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसने महसूस किया कि उस पर अदृश्य दबाव पड़ रहा है, जैसे वो एक भयानक अस्तित्व द्वारा निशाने पर ले लिया गया हो। ठीक उसी समय पर दक्ष, विद्युत, वृंदा
अरुणाचल द्वीप में मौजूद के प्रत्येक प्रतिभागी ने एक दबाव महसूस किया। इस दबाव ने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। क्या पीछा शुरू होने वाला है? पार्थ बड़बड़ाया और उसने अपनी दिव्य दाहिनी आंख से अपने आसपास देखा। अचानक 100 गज की दूरी पर एक विनाशकारी आभा प्रकट हुई, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वहां एक चमकदार सफेद दरवाजा दिखाई दिया और उसमें से एक धुंधली आकृति बाहर निकली। ये एक धातु का राक्षस था जिसके पास पंखों की एक जोड़ी थी। उसकी ऊंचाई 3 मंजिल थी और आंखें हरे रंग की थीं। इसने अपनी भयानक आभा प्रसारित की और एक वायु तरंग का निर्माण किया जो सभी दिशाओं में फैल गई। भागो! पार्थ की अभिव्यक्ति बदल गई और वो दूसरी दिशा में तेजी से आगे बढ़ गया। काले धातु के राक्षस ने एक आत्मा को हिला देने वाला सिंहनाद किया, जिससे पार्थ के दिल की धड़कन रुक गई। राक्षस ने अपने पंखों का जोड़ा हवा में लहराया और पार्थ पर तेजी से बढ़ गया। पृथ्वी मंडल का एक योद्धा नील का पीछा कर रहा था। ये सोचकर ही उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया और वो तुरंत एक धुंधली आकृति बदलकर दूर उड़ गया। सौभाग्य से राक्षस की गति केवल दूसरे सितारे के बराबर थी। सौभाग्य से इसकी गति तो तेज नहीं है। पार्थ ने एक सांस छोड़ी। यदि काले धातु के राक्षस की गति बहुत तेज होती तो कोई भी प्रतिभागी एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो राक्षस पृथ्वी मंडल में था, जिसका मतलब था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति 10-20 गुना अधिक थी और वो बिना किसी समस्या के महीनों तक उनका पीछा करने में सक्षम होगा। पार्थ ने जल्द ही राक्षस से दूर भाग गया, लेकिन अगर वो कहीं रुकता तो राक्षस जल्द ही उसे पकड़ लेता। अधिक भयानक बात यह थी कि काले धातु के राक्षस की गति समय के साथ थोड़ी बढ़ गई थी। जितना समय बीतेगा, पीछा करना उतना ही भयानक होगा। इसका मतलब है कि अंत में उस राक्षस की गति पृथ्वी मंडल के बराबर पहुंच जाएगी। पार्थ ने एक गहरी सांस ली। अरुणाचल द्वीप में महान पुरस्कार हो सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता आपको बिना मेहनत के उन्हें पाने नहीं देगा। प्राचीन बगीचे के भीतर दुर्भाग्य से समय हो चुका है। विद्युत एक हरे महल से बाहर निकला और बगीचे से बाहर की ओर भागने लगा। उसके पीछे काले धातु के राक्षस भी मौजूद था और उसकी भयानक आभा के कारण आसपास के जानवर डर के मारे तितर बितर हो गए। विद्युत इस समय पहले से भी अधिक ताकतवर हो गया था। वो 2 दिन पहले ही चौथे सितारे में पहुंच गया था, लेकिन उसे अभी भी भागना पड़ रहा था। जंगल में मौजूद ऊंची मीनार दक्ष, जो छठे सितारे से बस आधा कदम ही दूर था, उसके पास भी बचने का सिर्फ एक ही विकल्प था। पृथ्वी मंडल के किसी योद्धा का सामना करना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चौथे या छठे सितारे पर, दोनों सिर्फ एक हमले में मारे जाएंगे। इसलिए सभी प्रतिभागी प्रतियोगिता में बने रहने के लिए भाग रहे थे। कोई जितना अधिक समय तक प्रतियोगिता में बना रहेगा, उसको उतना ही बेहतर अंक प्राप्त होगा। अंतिम चरण की असली शुरुआत तो अब हुई है। तो क्या होगा आगे? तो क्या पार्थ उस राक्षस से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो पाएगा या फंस जाएगा किसी नई मुसीबत में? और पार्थ के आगे की योजना क्या होगी? क्या जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6188-पार्थ। फिर से दोस्तों, ज्यादातर लोगों ने रविवार को बोनस चैप्टर अपलोड करने का सुझाव दिया है, इसलिए हम इसी दिन को चुनेंगे। लेकिन कुछ परेशानियों से बचने के लिए कल चैप्टर अपलोड नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद डेली अपलोड होगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि PLZ आप लोग कॉइन्स के जरिए चैप्टर अनलॉक करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए पैसे लगाएं। पॉकेट नॉवल पर एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें कुछ मिनट का ही समय लगता है। और साथ ही नावल को शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। उम्मीद है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। तो मिलते हैं परसों यानी कि रविवार को धमाकेदार अपडेट्स के साथ। अब आगे की कहानी। चंद्रमहल का प्रवेश द्वार।
चारों प्रमुख आचार्य और कबीले की मुखिया चुपचाप अपनी जगह पर बैठे थे और पलक झपकते ही 18 दिन बीत गए। 8वें दिन के बाद से कोई भी बाहर नहीं निकला था। अब तीसरे चरण का आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है, शीर्ष आचार्य ने धीरे से कहा। पृथ्वी मंडल के 5 आचार्यों की आंखों में गंभीरता दिखाई दी। कबीले की मुखिया और शकुंतला दादी दोनों के ही चेहरे चिंतित थे। पिछले अनुभव से सबसे अच्छे प्रतिभागी में भी सिर्फ 2 से 3 लोग ही बचे होने चाहिए, और इस बार 7 शिष्यों में से कोई भी बाहर नहीं निकला था। चंद्रमहल बंद न होने का मतलब है कि वहां अभी भी कुछ प्रतिभागी जीवित हैं। आचार्य बलवंत ने हल्की सांस ली। उनके शिष्य प्रतीक को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए उन्हें प्रतियोगिता से कोई उम्मीद नहीं थी। केवल एक चीज जो वो नहीं भूले थे, वो था पार्थ, वो व्यक्ति जिसने उनके शिष्य को लात मारी थी। ठीक इसी क्षण प्रवेश द्वार पर एक हरा प्रकाश चमका और उन 5 लोगों की आंखें खुशी से चमक उठीं। अंत में कोई बाहर आ रहा था। उनके सामने ठंड से कांपती एक आकृति प्रकट हुई। देवेंद्र आचार्य अधिरा को नहीं पता था कि उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी। तीसरे चरण से निकलने वाला पहला व्यक्ति उनका शिष्य देवेंद्र था। देवेंद्र के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसको लगातार हिचकी आती रही और उसके शरीर से एक ठंडी आभा निकल रही थी। गुरुदेव, देवेंद्र ने इतना ही कहा और वो तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मुझे देखने दीजिए, शकुंतला दादी ने अपना हाथ लहराया और देवेंद्र के अंदर एक खास हरे रंग की आध्यात्मिक शक्ति विलीन हो गई, जिसने उसके शरीर के भीतर की ठंडक को समाप्त कर दिया। बर्फ की इतनी शुद्ध शक्ति, और ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी रक्त रेखा की शक्ति भी शामिल है, लेकिन सौभाग्य से रक्त रेखा शक्ति थोड़ी कमजोर है। शकुंतला दादी ने आप भरी। देवेंद्र, क्या हुआ कि तुम ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए? आचार्य अधीरा ने पूछा। देवेंद्र की आंखों में नफरत थी और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, पार्थ पार्थ। उपस्थित सभी प्रमुख आचार्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। इसका पार्थ से क्या संबंध है? मैं बड़ी मुश्किल से एक महल के कोषागार में प्रवेश करने में कामयाब रहा, लेकिन उसी समय वहां पर पार्थ आ गया, इसलिए हमने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। लेकिन उस बेशर्म कमीने ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। ऐसा लग रहा था जैसे देवेंद्र की आंखें आग उगल रही हो, जैसे वो पार्थ को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। पार्थ? फिर से सभी प्रमुख आचार्य हैरान और नाराज थे। ये पार्थ अपनी खुशी के लिए कितने लोगों को मार डालेगा? आचार्य बलवंत ने गुस्से से अपनी पृथ्वी मंडल की आभा को प्रसारित कर दिया। इससे देवेंद्र के दिल की धड़कन रुक गई और उसी समय वो ये भी सोचने लगा, क्या ये लोग पार्थ पर इतना भड़के हुए हैं? इस समय प्रमुख आचार्य और कबीले की मुखिया सभी नाराज थे। कबीले की ऐसी स्थिति कब हुई थी? केवल शीर्ष आचार्य की ही बाहें स्थिर थीं और वो कुछ हद तक शांत थे। हम प्रतियोगिता के बाद इन शिकायतों को सुलझा लेंगे। हमें पहले प्रतियोगिता के भीतर की स्थिति को समझना चाहिए। सभी ने देवेंद्र की ओर उम्मीद से देखा। वे सभी जानना चाहते थे कि प्रतियोगिता में बाकी शिष्य कैसा प्रदर्शन कर रहे थे। फिर देवेंद्र ने प्रतियोगिता में अपने अनुभव के बारे में बताया। बेशक उसने जानबूझकर पार्थ को एक दुष्ट और तिरस्कारपूर्ण व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया। उदाहरण के लिए, जब उसे सांप ने काट लिया था तो पार्थ ने मदद करने के बजाय उसका उपहास उड़ाया और उसके आध्यात्मिक रक्तफल को चुरा लिया। देवेंद्र के स्पष्टीकरण ने सभी आचार्यों की भौहें चढ़ा दी। जहां तक पार्थ की सफलता की बात है, देवेंद्र ने कुछ नहीं कहा। ये अविश्वसनीय है कि आप सभी लोग सफलतापूर्वक दूसरे चरण को पार करने में सफल हुए थे। 5 ने सांस छोड़ी। वे सभी उत्साहित थे और राहत महसूस कर रहे थे कि 7 शिष्य तीसरे चरण में पहुंचने में सफल हुए थे, और जिस कारण से वे सफल हो पाए वो था टीम वर्क। आपने जो कहा उसके अनुसार दूसरा चरण बेहद खतरनाक था, और अगर सभी लोग मिलकर काम करते हैं तब भी चोटें या मौत जरूर होंगी। इसका मतलब है कि अन्य कारण भी थे।
जिससे सभी पास लोग सुरक्षित रहे। शीर्ष आचार्य की आंखें चमक उठीं और उन्होंने एक प्रमुख बात को समझ लिया। एक और कारण था, पार्थ, उस बेशर्म कमीने ने किस्मत से एक मानसिक ऊर्जा के ध्वनि तरंग हमले को समझ लिया, जो उन चमगादड़ों का मुकाबला कर सकता था। देवेंद्र अनिच्छा से बुदबुदाया। वो पार्थ की बड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन वो शीर्ष आचार्य के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकता था। मानसिक ऊर्जा का ध्वनि तरंग हमला कबीले की मुखिया के साथ नजरें मिलते ही शीर्ष आचार्य की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। अपने अनुभव से वे देख सकते थे कि देवेंद्र हद से ज्यादा पक्षपाती हो रहा था। अरे हाँ देवेंद्र, प्रतियोगिता से तुम्हें क्या इनाम मिला? आचार्य अधीरा मुस्कुराए और जल्दी से विषय बदल दिया। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी पार्थ के बारे में सकारात्मक विचार बनाए। बाकी आचार्यों ने भी तुरंत रुचि के भाव प्रकट किए। आखिरकार देवेंद्र तीसरे चरण में पहुंच गया था, तो जाहिर है उसे किसी प्रकार का इनाम तो जरूर मिला होगा। मेरा अंतिम परिणाम 150 अंक था, जिसे मैंने एक उच्च श्रेणी के की नश्वर तकनीक से बदल लिया। मेरे पास कुछ हथियार और अभ्यास संसाधन भी हैं। देवेंद्र ने अपने पुरस्कारों की जानकारी दी। उसने अपने प्राप्त अंकों के बदले उच्च श्रेणी की नश्वर तकनीक ली थी, जबकि बाकी वस्तुएं भी खराब नहीं थी। बेशक उसे कोई बेहतर या उच्च श्रेणी का नश्वर हथियार नहीं मिला। 150 अंक बुरा नहीं है। आपने उच्च श्रेणी की नश्वर तकनीक प्राप्त करके कबीले में एक अच्छा योगदान दिया है, आचार्य अधीरा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा। कबीले में बहुत सारी उच्च श्रेणी की नश्वर तकनीक नहीं थी, इसलिए एक अतिरिक्त उच्च श्रेणी की नश्वर तकनीक से भी कबीले की शक्ति में वृद्धि होगी। पिछले अनुभवों के आधार पर 150 अंक एक मध्यम परिणाम माना जा सकता है, शीर्ष आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रतियोगिता में बाकी शिष्यों से सभी प्रमुख आचार्य को बहुत उम्मीदें थी। इस बार कुल 7 शिष्यों ने अंतिम चरण में स्थान बनाया था, जो कि पिछले 100 वर्षों में पहली बार हुआ था। अगर देवेंद्र का ही परिणाम ऐसा था, तो अन्य 6 शिष्यों को शायद और भी अधिक लाभ होगा। अब 18 दिन हो गए हैं, और पिछली 10 प्रतियोगिताओं में केवल आचार्य अधीरा ही 1 महीने से अधिक समय तक जीवित रह पाए थे। हंसी के साथ शकुंतला दादी का चेहरा लाल हो गया था। आचार्य अधीरा ने पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा था और पिछली 10 प्रतियोगिताओं में 1 महीने तक जीवित रहने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सबसे अच्छा परिणाम था। हालांकि इस बार प्रतिभागियों के प्रदर्शन से उनका रिकॉर्ड टूटने की ज्यादा उम्मीद थी। उम्मीद सभी प्रमुख आचार्य उत्साहित थे। इस बार का उच्चतम प्राप्तांक क्या होगा? क्या आचार्य अधीरा के रिकॉर्ड को तोड़ना संभव था? आचार्य अधीरा भी बेहतर की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने अपने मन में सोचा, विद्युत उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चंद्रमहल प्रतियोगिता, अरुणाचल द्वीप। पलक झपकते ही एक दिन बीत चुका था। पार्थ ने इस दौरान लगातार दौड़ना जारी रखा। वो केवल अपनी आधी गति का ही उपयोग कर रहा था। इसके बावजूद उसने काले धातु का राक्षस को आसानी से पीछे छोड़ दिया था। उस राक्षस की गति तेज होती जा रही है। ऐसा भी समय आया जब पार्थ ने भी थोड़ा दबाव महसूस किया। उसके अनुमानों के अनुसार काले धातु के राक्षस की गति 5वें दिन के आसपास चौथे सितारे तक पहुंच जाएगी, और फिर दक्ष के लिए थी, जो सबसे मजबूत था, जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिष्यों का पीछा करते समय काले धातु का राक्षस को आराम करने की जरूरत नहीं थी और न ही उसे अपनी ऊर्जा को फिर से हासिल करना था। इसकी वजह ये भी थी कि तीसरे और चौथे सितारे की गति में बड़ा अंतर था। इसके अलावा कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो अभी तक आध्यात्मिक मंडल के चौथे सितारे तक नहीं पहुंचे थे, जिसका मतलब था कि उनके लिए 5वें दिन तक टिक पाना असंभव था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। बाकी शिष्यों को लगा कि दबाव बहुत अधिक हो गया है। काले धातु का राक्षस को थकान नहीं होती थी और न ही उसे आराम करने की जरूरत थी। इसके विपरीत उसकी गति लगातार बढ़ती जा रही थी। तीसरे दिन
साक्षी ठाकुर और नकुल दोनों को थकान महसूस होने लगी। इन दोनों की ही साधना आध्यात्मिक मंडल के तीसरे सितारे में थी, और राक्षस की गति भी उनकी तुलना में धीमी नहीं थी। अन्य कुछ शिष्य, जैसे कि विद्युत और वृंदा, दोनों चौथे सितारे में पहुंच गए थे। यहाँ सबसे मजबूत व्यक्ति दक्ष था, जो छठे सितारे में पहुंचने वाला था। इस बार प्रतियोगिता में सभी को उच्च अंक प्राप्त हुए, लेकिन उनकी क्षमता को निचोड़ भी लिया गया था। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो काले धातु का राक्षस 7वें दिन मुझे पकड़ लेगा। पार्थ की भौहें सिकुड़ गई थी। उसने महसूस किया कि अगर वो ऐसे ही दौड़ता रहा तो अंत में वो भी मारा जाएगा, इसलिए उसे एक नया रास्ता सोचने की जरूरत थी। क्यों न खुद मारे जाने के बजाय प्रतिद्वंद्वी को ही मार दिया जाए। पृथ्वी मंडल के किसी योद्धा का सामना करते समय एक सामान्य व्यक्ति के पास केवल भागने का ही विकल्प होगा, क्योंकि अगर वे उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी मौत निश्चित थी। लेकिन भागना भी स्थायी समाधान नहीं था, क्योंकि राक्षस की गति और तेज हो जाएगी और आखिर में वे पकड़ लिए जाएंगे। राक्षस को ही प्रतियोगिता से बाहर कर दो। पार्थ के दिमाग ने एक भयानक विचार को जन्म दिया। खुद मारे जाने से पहले क्यों न दुश्मन को ही समाप्त कर दिया जाए। इस समय काले धातु का राक्षस की विशाल छाया तेजी से पार्थ का पीछा कर रही थी। उसकी आभा में सांस लेने के लिए पार्थ काफी दिक्कत महसूस हो रही थी। पार्थ ने इस समस्या के समाधान के बारे में गहराई से सोचा। यहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक स्थान हैं, जहां पृथ्वी मंडल के योद्धा भी मारे जा सकते हैं। ये सोचते हुए उसने अचानक अपनी दिशा बदल दी। गंतव्य शीत सर्प नदी। पार्थ की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। साथ ही उसने अपने अदृश्य चोगे की क्षमता का उपयोग किया और जमे हुए तालाब की ओर बढ़ गया। यद्यपि उसका चोगा उसे अदृश्य बना सकता था, लेकिन वो उसे पृथ्वी मंडल के किसी योद्धा से नहीं छिपा सकता था। इसके अलावा उसके शरीर के अंदर एक टोकन भी मौजूद था, जिसके माध्यम से काले धातु का राक्षस उसके अस्तित्व का पता लगा सकता था, जिसका अर्थ है कि वो कितनी भी तेजी से भागे फिर भी वो उससे बचने में सक्षम नहीं होगा। 4 घंटे बाद एक छोटा बर्फीला तालाब आगे की तरफ दिखाई दिया। तालाब में पानी नीले रंग का था और पूरा परिवेश बर्फ से भरा था। जब पार्थ उस बर्फीले तालाब के पास आया तो उससे निकल रही भयानक ठंड ने लगभग उसके पूरे शरीर को जमा दिया। उसने तुरंत अपनी रक्त रेखा शक्ति को परिचालित किया और अपना लोहाश्व धनुष निकाल लिया, जिससे जमा देने वाली ठंड आधी हो गई। तालाब के कुछ प्रभाव को उसकी रक्त रेखा ने रोक दिया था, जबकि बाकी प्रभाव को लोहाश्व धनुष पर बने कमल के प्रतीक द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, जिससे वो प्रतीक और भी नीला हो गया था। पार्थ ठंडे तालाब के पास खड़ा हो गया और राक्षस का इंतजार करने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और तालाब की ओर देखा। केवल वही जानता था कि वो स्थान कितना भयानक और वर्जित था। पिछली बार उसने गलती से उसे छू लिया था, जिससे पूरा अरुणाचल द्वीप बर्फ से भर गया था। पता नहीं ये किस तरह की शक्ति थी। वहीं दूर से काले धातु के राक्षस की आभा उसके और करीब आ गई। वो आ रहा है। काले धातु के राक्षस के नजर में आते ही पार्थ सतर्क हो गया। पार्थ के अजीब बाल उसके अदृश्य चोगे की तरह ही हवा में लहरा रहे थे, जिससे एक रहस्यमय और प्राचीन आभा निकल रही थी। तो क्या होगा आगे? तो क्या पार्थ उस राक्षस से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो पाएगा या फंस जाएगा किसी नई मुसीबत में? और पार्थ के आगे की योजना क्या होगी? क्या जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6189 रहस्यमय अंडा महारविवार विशेषांक। आज आप सभी के लिए एक छोटा सा टारगेट 50 शेयर। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे बोनस चैप्टर्स की संख्या उतनी ही बढ़ेगी। अब आगे की कहानी। इस समय पार्थ रुक गया था और पृथ्वी मंडल के काले धातु के राक्षस के आने का इंतजार कर रहा था। ये कुछ ऐसा था जिसे कोई अन्य प्रतिभागी करने की हिम्मत नहीं करेगा। काले धातु का राक्षस का सामना करना बिना किसी संदेह के
उन्हें तुरंत मार दिया जाएगा। तो फिर पार्थ अपने तीसरे सितारे की साधना के साथ उसका मुकाबला कैसे कर पाएगा। लेकिन पार्थ बेहद शांत था और उसने अपनी दिव्य दाहिनी आंख की शक्ति को पूरी तरह जागृत कर दिया था। उसकी नीली आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो किसी के भी दिल की आर पार देख सकती हो। अपनी बढ़ी हुई दृष्टि के साथ पार्थ हवा में मौजूद तत्वों, धूल और प्रकाश की किरणों को भी देख सकता था। उसी तरह पार्थ काले धातु के राक्षस की हर क्रिया को भी देख सकता था, जिसमें उसकी अगली कार्यवाही की दिशा भी शामिल थी। हालांकि राक्षस की गति ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन पार्थ को पता था कि एक बार जब वो उसके करीब पहुंच गया तो वो एक हमले में मारा जाएगा। आध्यात्मिक मंडल और पृथ्वी मंडल के बीच का अंतर पृथ्वी और आकाश के बीच के अंतर जैसा था। यहाँ तक कि आध्यात्मिक मंडल के 7वें सितारे के शीर्ष योद्धा भी पृथ्वी मंडल के किसी योद्धा के सामने एक बड़ी चींटी जैसे थे। पास आता हुआ काले धातु का राक्षस अपने पंख फड़फड़ा रहा था और इससे आसपास की धूल पार्थ की तरफ उड़ गई। पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख ने भी काले धातु के राक्षस की गति और हमले की सीमा की गणना करना शुरू कर दिया। अब राक्षस पार्थ से लगभग 10 गज की दूरी पर था और काले धातु के राक्षसों की हमले की सीमा भी 10 गज ही थी। पार्थ ने अचानक अपनी ओर एक असहनीय दबाव आते महसूस किया और इससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति और खून जमना शुरू हो गया। इस समय अगर आध्यात्मिक मंडल के तीसरे सितारे का एक सामान्य साधक होता तो वे शायद अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करने में भी सक्षम नहीं होते। लेकिन इस हताश स्थिति में पार्थ के भीतर मौजूद उसकी रक्त रेखा शक्ति उबलने लगी और फिर उसकी रक्षात्मक बाधा में विलीन हो गई। उसी समय पार्थ के अदृश्य चोगा हवा में लहराने लगा, जिससे वो किसी पंख की तरह हल्का हो गया और तेजी से ठंडे तालाब के ऊपरी सतह की ओर बढ़ गया। बूम! तभी एक अराजक गहरे हरे रंग की शक्ति उस जगह से टकराई जहां पार्थ पहले खड़ा था और इससे ठंडे तालाब का पानी हर तरफ फैल गया। ये पानी बेहद अजीब था और जब ये काले धातु के राक्षस के शरीर से टकराया तो इसने उस राक्षस के शरीर को जमाना शुरू कर दिया। लेकिन राक्षस पृथ्वी मंडल में पहुंच चुका था, इसलिए उसके शरीर से एक गहरे हरे रंग की रोशनी चमक उठी जिसने उस ऊर्जा को भंग कर दिया। इस समय उस राक्षस का केवल एक ही उद्देश्य था और वो था पार्थ को मारना। छपाक! पार्थ अचानक ठंडे तालाब में कूद गया और गहराई की तरफ गोता लगाया। बिना किसी हिचकिचाहट के काले धातु का राक्षस भी उसके पीछे कूद गया और तुरंत एक ठंडक उसके शरीर में फैल गई जिसने उसके ऊपर बर्फ की एक परत बना दी। हे पार्थ हल्के से हंसा और अपनी नीली रक्त रेखा शक्ति को सक्रिय कर लिया। साथ ही उसके अदृश्य चोगे ने भी एक मजबूत शक्ति जारी की, जिसका इस्तेमाल करके पार्थ बिजली की तरह तेजी से हवा में वापस चला गया। इन वो शक्तियों को मिलाने से पार्थ को अधिक फायदा मिला, जबकि उस राक्षस के पास इस तरह की कोई सुरक्षा मौजूद नहीं थी। अब यहाँ आराम से रहना बाहर आने के बाद पार्थ ने तालाब की ओर देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसने तुरंत अपनी लौहाश्व धनुष को बाहर निकाला और उसमें अपनी रक्त रेखा शक्ति प्रवाहित कर दी। इससे धनुष एक बार पीले कमल का प्रतीक और गहरा हो गया। सु 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 3 बार पीले तीरों ने एक अजीब क्रम में ठंडे तालाब के अंदर प्रवेश किया। तालाब में प्रवेश करने के बाद उन तीरों की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लौहाश्व धनुष और तालाब से निकले तीर दोनों की शक्ति समान थी और तालाब में उनकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। इसके अलावा पार्थ की रक्त रेखा शक्ति ने भी हमले की शक्ति को दोगुना कर दिया था और साथ ही 3 तीर भी चलाए थे। काले धातु के राक्षस की धीमी प्रतिक्रिया की वजह से वो तीर तेजी से उसके शरीर से टकरा गए। पहला तीर उसके कंधे से टकराकर टुकड़ों में टूट गया, जबकि दूसरा उसके पैरों पर लगा और तीसरा उसकी कमर से टकरा गया, जिससे राक्षस के शरीर में शीतलता की लहर दौड़ गई। काले धातु का राक्षस के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत बन गई और वो हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गया।
इससे काले धातु के राक्षस का भारी शरीर नीचे की ओर धंसने लगा। ये एक दुःस्वप्न की शुरुआत थी, क्योंकि वो नीले स्फटिक अश्रु की ओर डूब रहा था। पार्थ को पता था कि ये स्फटिक कितना भयानक था। पिछली बार इसकी शक्ति की एक झलक मात्र से पूरे अरुणाचल द्वीप का तापमान बदल गया था। राक्षस जितना अंदर डूबता गया, बर्फीला प्रभाव उतना ही मजबूत होता गया। और जब ये स्फटिक की सीमा में पहुंचा, तो अचानक एक नीली लहर फैल गई। संघर्षरत राक्षस का शरीर कठोर हो गया और उसकी शक्ति धीरे धीरे जम गई। पार्थ को एक जानी पहचानी ठंडक महसूस हुई। उसने पीछे हटते हुए अपनी रक्त रेखा शक्ति और अदृश्य चोगे को अधिकतम परिचालित किया और वो एक अर्धपारदर्शी व्यक्ति में बदलकर वहां से दूर चला गया। उस पूरी जगह पर तुरंत ही एक भयानक ठंडक फैल गई और पार्थ सैकड़ों गज दूर होने के बावजूद हिचकी लेने से खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्य से उसके पास अपनी रक्त रेखा शक्ति और लौहाश्व धनुष पर बना बर्फीले कमल का प्रतीक भी था, जो कुछ ठंडक को अवशोषित कर सकता था। अदृश्य चोगे की मदद से पार्थ जमीन पर उतरने से पहले 1 से 2 मील तक हवा में उड़ सकता था। उसके चोगे और रक्त रेखा शक्ति के बिना ये असंभव था। उस हताश स्थिति से बचने के बाद पार्थ ने एक सांस छोड़ी और ठंडे तालाब की दिशा में नजर डाली। अब यह बिल्कुल खामोश हो गया था। पार्थ कल्पना कर सकता था कि काले धातु का राक्षस बर्फ में पूरी तरह से सील हो गया था और अब अनंत काल के लिए सोने वाला था। उसी समय पर अरुणाचल द्वीप का तापमान एक बार फिर गिर गया था। इस बार तापमान लगभग 30 डिग्री गिरा था, जिसका अर्थ है कि अगर कहीं पानी गिरेगा तो वो तुरंत बर्फ बन जाएगा। आध्यात्मिक मंडल के तीसरे सितारे के योद्धा किसी तरह इसका विरोध करने में सक्षम थे, लेकिन चौथे सितारे और ऊपर के योद्धा स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम थे। तापमान फिर से क्यों गिर गया? 100 मील दूर विद्युत, जिसका पीछा एक काले धातु के राक्षस कर रहा था, दंग रह गया। उसकी भौहें तनगी। ये वैसा ही था जैसा 10 दिन पहले हुआ था, लेकिन उसके अनुमान के हिसाब से ये मानव निर्मित था, न कि अरुणाचल द्वीप के कारण, क्योंकि उसके पास लगभग एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शरीर था। इसलिए वो अन्य लोगों की तुलना में हवा के तत्वों में बदलाव को बेहतर ढंग से महसूस कर सकता था। उसी समय अन्य शिष्यों ने भी तापमान में गिरावट महसूस की। कम साधना वाले जैसे साक्षी ठाकुर और नकुल दोनों के लिए मुश्किल काफी बढ़ गई। लेकिन इसके विपरीत अधिकांश जानवर या तो मर गए या पास की गुफाओं में छिप गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि लगभग अपराजेय काले धातु का राक्षस को हमेशा के लिए सुला दिया गया था। हा, अब तो मैंने खतरे को भी खत्म कर दिया है, इसलिए अब खजाना लेने की बारी है। पार्थ फंसा। अब जब कोई भी राक्षस उसका पीछा नहीं कर रहा था, तो उसने महल में लौटने का फैसला किया। कोषागार। पार्थ के पास अदृश्य चोगा था, जिसने उसे छुपा कर रखा था। साथ ही वो परिदृश्य से भी परिचित था, इसलिए वो आसानी से महल में प्रवेश करने में सक्षम था। वहां सैकड़ों दराज थे, जिनमें सभी प्रकार के खजाने रखे थे, जिनमें से पार्थ को अपना दूसरा पुरस्कार चुनना था। क्या मुझे इस बार हथियार लेना चाहिए? पार्थ के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। यहाँ पर आध्यात्मिक श्रेणी के काफी हथियार थे, जिसे अर्धचंद्र कबीले में विरासत की तरह इस्तेमाल की जा सकती थी। इसके बारे में सोचते हुए पार्थ ने अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर के हथियार उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरे हो सकते थे। यहाँ तक कि अगर उसे कोई मिल भी जाता है, तो सबसे अधिक संभावना है कि उसे इसे कबीले को देना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये केवल परेशानी का कारण बनता। पार्थ की जानकारी के अनुसार कबीले में पृथ्वी मंडल के अधिकांश साधकों के पास एक भी आध्यात्मिक हथियार नहीं था। क्या ये किसी आध्यात्मिक मंडल के शिष्य के लिए मौत का तोहफा नहीं बन जाएगा? इसलिए पार्थ ने अन्य चीजों को खोजने का निर्णय लिया। ये क्या है? पार्थ की नजर एक थोड़े बड़े दराज पर पड़ी। इसके अंदर धातु से बने कुछ सामान रखे थे, जैसे सिर, हाथ, कवच।
ये सब सुनहरे रंग के थे। पार्थ के विश्लेषण के अनुसार इससे एक सोने के कवच वाला रक्षक बन जाएगा। इन स्वर्ण रक्षकों की ताकत कितनी होती है? क्या वे मेरे लिए काम कर सकते हैं? पार्थ ने सोचा। वो काफी समझदार था और कुछ हद तक अनुमान लगाने में सक्षम था कि आखिर ये रक्षक क्या थे। ये कठपुतली जैसी कोई चीज थी, या फिर उन्हें यांत्रिक कठपुतलियां कहना ठीक होगा। यांत्रिक कठपुतलियों को विशिष्ट सरणियों और ऊर्जा स्रोत से बनाया जाता था और फिर उन्हें नियंत्रित किया जा सकता था। चूंकि ये एक यांत्रिक कठपुतली है, इसलिए इसकी अपनी कोई चेतना नहीं होगी। उन्हें केवल ऊर्जा स्रोत के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पार्थ ने इसके बारे में सोचा, फिर अपना सिर हिला दिया। यांत्रिक कठपुतलियां आखिर बाहरी वस्तुएं थीं, और अगर कोई उन्हें नियंत्रित करने में नाकामयाब हो गया तो उसके लिए काफी परेशानी खड़ी हो सकती है। तभी पार्थ की नजर एक दूसरे दराज पर पड़ी। इसमें मुट्ठी के आकार का एक चांदी का अंडा था, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। पार्थ ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख खोली, फिर भी वो अंडे की आर पार नहीं देख सका। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात ये थी कि उसने अंडे के भीतर जीवन के धुंधले अंश को महसूस किया था। अंडे के भीतर जीवन, अगर पार्थ के पास उसकी दाहिनी आंख नहीं होती तो उसे इस पर विश्वास भी नहीं होता। चंद्रमहल अत्यंत प्राचीन था और अर्धचंद्र कबीले के अनुसार ये कम से कम दसियों हजार साल पुराना था। दसियों हजार साल बीतने के बावजूद ये अभी भी जीवित था। इसका जीवन किसी की कल्पना से अधिक शक्तिशाली था। मुझे वैसे भी कोशिश करना ही है, तो क्यों न इसी को पाने की कोशिश करूं। और हालांकि इस सुरक्षात्मक सरणी में कोई दोष नहीं है, फिर भी मैं इसे 6 से 7 दिनों में नष्ट कर सकता हूं। पार्थ खुद से बड़बड़ाया। 690 प्रतिभागी। बूम बूम बूम। पार्थ ने अपनी पवन विद्युत हथेली का इस्तेमाल किया और उसके हमले एक के बाद एक उस दराज की सरणी से टकराने लगे। इस दराज की सुरक्षा करने वाली सरणी में कोई स्पष्ट खामी नहीं थी और ये काफी तेजी से खुद को ठीक कर ले रही थी। हालांकि दराज के अंदर मौजूद चांदी के रंग के अंडे को इन हमलों से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। पहले पार्थ इसे नुकसान पहुंचने के से डर रहा था, लेकिन इसका निरीक्षण करने के बाद उसने महसूस किया कि अंडे की बाहरी सतह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत थी। अगर यह कोई सामान्य अंडा होता तो उसकी पवन विद्युत हथेली की थोड़ी सी ऊर्जा से ही वो टुकड़ों में बिखर जाती। लेकिन ये अंडा हजारों वर्षों के बाद भी जीवित था, तो जाहिर सी बात थी कि ये सामान्य तो बिल्कुल नहीं था। इस समय बर्फ में कैद कई आकृतियां प्रवेश द्वार को रोके खड़ी थी, इसलिए पार्थ को किसी भी तरह की चिंता नहीं थी। उसने पहले ही सबसे बड़ा खतरा नष्ट कर दिया गया था, अब वो जो चाहे कर सकता था। पूरे अरुणाचल द्वीप में केवल पार्थ ही इतना लापरवाह था। अन्य शिष्य काले धातु के राक्षसों से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उनके पास अन्य बातों पर ध्यान देने का समय कैसे हो सकता था? पीछा शुरू होने के चौथे दिन, जो प्रतियोगिता का 22वां दिन था, कुछ ऐसे भी प्रतिभागी थे जो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस समय काले धातु के राक्षसों की गति आध्यात्मिक मंडल के तीसरे सितारे के चरम तक पहुंच गई थी। नकुल और साक्षी ठाकुर, जो दोनों ही तीसरे सितारे पर थे, जिससे उन सभी की सांसें फूली हुई थी। इस हताश स्थिति में उनकी क्षमता काफी बढ़ गई थी और उनकी गति की तुलना चौथे सितारे से की जा सकती थी। हालांकि उन्होंने अपनी गति भले ही बढ़ा ली हो, लेकिन उनके ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने का समय नहीं था। काले धातु के राक्षस को आराम करने या ठीक होने की आवश्यकता नहीं थी। ये पहले ही अपनी वास्तविक गति से धीमे दौड़ रहा था, इसलिए उसकी उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को शून्य माना जा सकता था। पृथ्वी मंडल के साधक पीछा करते समय भी हवा से ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे, जबकि आध्यात्मिक मंडल के साधक केवल साधना के दौरान ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। चौथे दिन साक्षी ठाकुर और नकुल दोनों को बाहर कर दिया गया। जैसे ही काले धातु के दैत्य ने नकुल पर प्रहार किया,
एक गहरे हरे रंग की चमक ने उसके शरीर को ढक दिया। उसका चेहरा लाल हो गया था और आध्यात्मिक शक्ति जमने लगी थी। मेरी इतना ही आगे बढ़ सका। नकुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वास्तव में उसके लिए यहाँ तक पहुँचना भी अप्रत्याशित था, यहाँ तक कि उसे खुद भी इतनी दूर पहुँचने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही वो मरने वाला था, उसके मन में एक आकृति दिखाई दी। ये एक अजीब बालों वाला युवक था, जो पूरे परीक्षण के दौरान बेहद शांत था। उम्मीद है कि वो अच्छा कर रहा होगा, नकुल खुद से बड़बड़ाया। उसके अंदर से चंद्रमहल टोकन ने एक अजीब आवाज जारी की और अगले ही पल नकुल गायब हो गया, जबकि काले धातु का राक्षस भी एक दरवाजे से गायब हो गया। चंद्रमहल का प्रवेश द्वार। साक्षी ठाकुर और नकुल एक के बाद एक बाहर आ गए। साक्षी ठीक थी, ये देखकर शकुंतला दादी के चेहरे पर राहत और खुशी के भाव थे। साक्षी ठाकुर और नकुल दोनों ही प्रतियोगिता में 22 दिनों तक जीवित रहे थे, देवेंद्र से भी बेहतर। साक्षी ठाकुर का अंतिम परिणाम 178 अंक था, जबकि देवेंद्र का केवल 150 था। 178 बुरा नहीं है, ये पिछली प्रतियोगिता के विजेता के बेहद करीब है। शकुंतला दादी ने साक्षी ठाकुर की प्रशंसा की। आखिरकार साक्षी ठाकुर की साधना कम थी, उसका पुरस्कार देवेंद्र के बराबर ही था। नकुल साक्षी ठाकुर से अधिक समय तक जीवित रहा था और जब वो बाहर आया तो उसकी साधना तीसरे सितारे के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। नकुल, तुम्हारा परिणाम क्या था? शकुंतला दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सभी शिष्यों में नकुल की स्थिति सबसे कमजोर थी, बाकी अन्य सभी शिष्यों किसी न किसी प्रमुख आचार्य का समर्थन प्राप्त था। 326 नकुल ने सावधानी से अपना परिणाम बताया। क्या सभी के भाव बदल गए? 326। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपको इतने अंक ही मिले थे? आचार्य अधीरा ने नकुल को देखा और उसकी पृथ्वी मंडल आभा के कारण नकुल सांस लेने में भी असमर्थ हो गया। 326 ये तो पिछली प्रतियोगिता के पहले स्थान से कहीं बेहतर था। यहाँ तक कि जो प्रतियोगी नकुल से अधिक समय तक जीवित रहे थे, उनका परिणाम भी इतना बेहतर नहीं था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आचार्य, ये 326 ही है। नकुल ने एक गहरी सांस ली और बताया कि उन्हें प्रत्येक परीक्षण के लिए उसे कितने अंक मिले। पहला चरण 20 अंक, दूसरा चरण 30 अंक, तीसरा चरण 4 दिन जीवित रहने के 40 अंक, परीक्षण के दौरान प्रदर्शन 236 अंक, कुल प्राप्त अंक 326 अंक। आपका प्रदर्शन अंक इतना ज्यादा कैसे है? साक्षी ठाकुर ने अविश्वास में कहा। उसका प्रदर्शन अंक केवल 90 था, जिसका अर्थ था कि नकुल को उससे 2 गुना से अधिक अंक मिला था। लेकिन नकुल सच बोल रहा था, उसका प्राप्तांक वास्तव में साक्षी ठाकुर और देवेंद्र की तुलना में कहीं अधिक था। नकुल को एक उच्च श्रेणी का नश्वर हथियार और एक शीर्ष श्रेणी की नश्वर तकनीक भी प्राप्त हुई थी। इसका मतलब था कि उसके पास साक्षी ठाकुर से भी अधिक खजाना था। शीर्ष श्रेणी की नश्वर तकनीक। आचार्यों ने गहरी सांस ली और फिर उन्होंने नकुल की बात पर विश्वास कर लिया। गढ़वाल क्षेत्र में आध्यात्मिक श्रेणी की तकनीकें लगभग विलुप्त हो गई थी। ऐसी तकनीकों को सीखना पृथ्वी मंडल के योद्धाओं के लिए भी काफी मुश्किल था। इसलिए एक शीर्ष श्रेणी की नश्वर तकनीक का मूल्य बहुत अधिक था। नकुल, आपने एक उच्च श्रेणी की नश्वर तकनीक प्राप्त की है, जो कबीले में बहुत योगदान दे सकती है। अगर आप इस तकनीक को कबीले को देते हैं, तो आपको योगदान अंकों के साथ साथ अन्य वस्तुओं से भी सम्मानित किया जाएगा। उच्च श्रेणी की नश्वर तकनीक या उच्चतर तकनीक आमतौर पर लिखकर नहीं रखा जाता था, क्योंकि इसमें सभी गूढ़ बातों को शामिल करना मुश्किल होता है। वे आमतौर पर एक दृश्य या एक किसी खास वस्तु के भीतर संरक्षित होते थे। नकुल को भी उच्च श्रेणी की नश्वर तकनीक इसी तरह मिली थी। अगर उसने इसे कबीले को देने का निर्णय लिया, तो वो योगदान अंक के साथ साथ अन्य पुरस्कार भी प्राप्त कर सकता था। पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता था
जिन्होंने प्रतियोगिता में कीमती वस्तुएं प्राप्त की थी और फिर उन्हें कबीले को दे दिया था। नकुल की कबीले से कोई दुश्मनी नहीं थी और चंद्रमहल भी कबीले से ही संबंधित था, इसलिए उसने इसे साझा करने का फैसला किया। नकुल, आपके अंक साक्षी ठाकुर की तुलना में इतने अधिक क्यों थे? शकुंतला दादी ने पूछा। ऐसा इसलिए था क्योंकि, नकुल ने फिर से सोचा, तीसरे चरण में वो पार्थ से मिला था, जिसने उसे बताया था कि कहाँ जाना चाहिए। वो उस घाटी में गया जिसके अंदर एक अजीब गांव था और उसका अपना अनुभव था। अंत में उन्हें एक अस्थायी चंद्रमहल मुद्रिका मिली थी। ये चंद्रमहल मुद्रिका कुछ खास नहीं थी, लेकिन अंत में उसे इसके लिए 100 अंक प्राप्त हो गए थे। इसलिए नकुल को दूसरों की तुलना में 100 अंकों का फायदा था। दरअसल मैं गलती से एक घाटी में गिर गया था जिसके अंदर एक गांव था। नकुल बहुत समझदार था और उसने पार्थ का उल्लेख नहीं किया। घाटी वाली बात पार्थ का रहस्य था और उसने नकुल पर भरोसा करके उसे इस बारे में बताया था। पार्थ की अनुमति के बिना वो इस बारे में किसी और को नहीं बताएगा। आपकी प्रतिभा सामान्य है, लेकिन भाग्य बहुत अच्छा है। प्रयास जारी रखें, आपका भविष्य उज्जवल होगा, कबीले की मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। नकुल और साक्षी ठाकुर के बाहर निकलने के बाद चंद्रमहल प्रतियोगिता में केवल 4 लोग ही बचे थे। दक्ष, विद्युत, नेवृंदा और पार्थ। पिछली 10 प्रतियोगिताओं में आचार्य अधिरा का परिणाम सबसे अच्छा था, जो 400 को पार कर गया था। इस बार रिकॉर्ड टूटने की बहुत उम्मीद है। कबीले की मुखिया और प्रमुख आचार्य सभी का एक ही अनुमान था। शेष 4 शिष्य कबीले की मुखिया, शीर्ष आचार्य और आचार्य अधिरा का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें शीर्ष आचार्य अपने दोनों शिष्यों के साथ अभी भी प्रतियोगिता में शीर्ष पर बने थे। दक्ष, जिसके पास सबसे अधिक साधना थी, शीर्ष आचार्य का शिष्य था। बेशक पार्थ, जिसकी सबसे कम साधना थी, वो भी शीर्ष आचार्य का ही शिष्य था। शीर्ष आचार्य, इस बार दक्ष के रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी संभावना है, शकुंतला दादी ने कहा। उम्मीद तो है, शीर्ष आचार्य ने भावुक होकर जवाब दिया, लेकिन उनको दक्ष से पूरी उम्मीद थी। वर्तमान स्थिति से दक्ष को पहले स्थान पर आने और आचार्य अधिरा का रिकॉर्ड टूटने की सबसे अधिक उम्मीद थी, जबकि पार्थ, जिसकी साधना सबसे कम थी और साथ ही सभी पर उसकी बुरी छाप पड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने उससे ज्यादा उम्मीद रखना उचित नहीं समझा। लेकिन शीर्ष आचार्य उसके प्रदर्शन से आश्चर्यचकित जरूर थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो बच्चा अभी भी प्रतियोगिता में बना हुआ है। केवल एक व्यक्ति था जिसने इसे अलग तरह से देखा और वो नकुल था। उसे लग रहा था कि पार्थ का परिणाम वास्तव में बड़ा होगा। इस भावना के अलावा एक और कारण था। उसे याद आया कि पार्थ ने अंतिम चरण में पुरस्कारों को पाने के बजाय पूरे द्वीप का निरीक्षण करने के लिए चला गया था। केवल इसी बात से ही उसकी महत्वाकांक्षा देखी जा सकती थी। चंद्रमहल प्रतियोगिता। समय धीरे धीरे बीत रहा था और पीछा शुरू होने के 5वें दिन, जो परीक्षण का 23वां दिन था, कोई भी बाहर नहीं निकला। 6ठे दिन भी कोई बाहर नहीं निकला। इस समय काले धातु का राक्षस की गति 4थे सितारे तक पहुंच गई थी, जो कि परीक्षण में औसत शिष्यों की साधना को पार कर गया था। काले धातु के राक्षस की गति इतनी होने के बाद स्थिर हो गई। दक्ष, विद्युत और वृंदा सभी को कुछ न कुछ खजाने मिले थे और उनके पास खर्च की गई ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने का समय था। उन सभी के बीच वृंदा की साधना 4थे सितारे के चरम पर पहुंच रही थी, लेकिन उसका पीछा करने वाला राक्षस बिल्कुल भी रुका नहीं था और 7वें दिन वृंदा भी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। आखिरकार वो भी काले धातु के राक्षस की चपेट में आ गई और गहरे हरे रंग की रोशनी से घिर गई, जिससे उसका शरीर परीक्षण से गायब हो गया। इसके बाद वृंदा की आकृति चंद्रमहल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। वृंदा, कबीले की मुखिया ने कहा और एक लंबी सांस ली। उसका अंतिम परिणाम 335 अंक था,
जो नकुल की तुलना में सिर्फ थोड़ा सा ही अधिक था। 335 अंक बुरा नहीं है, ये पिछली प्रतियोगिता के शीर्ष परिणाम से भी बेहतर है। शीर्ष आचार्य मुस्कुराए। इस बार प्रतियोगिता ने एक उच्च मानक तय किया था, यहाँ तक कि चौथा स्थान भी पिछली प्रतियोगिता के पहले स्थान से बेहतर था। अब केवल 3 लोग बचे हैं, दक्ष, विद्युत और वो। पार्थ अंतिम व्यक्ति का उल्लेख करते समय कबीले की मुखिया की भौहें सिकुड़ गईं। सभी आचार्यों के साथ साथ उन पर भी पार्थ की बुरी छाप पड़ गई थी। ये विशेष रूप से आचार्य बलवंत और आचार्य अधीरा के कारण था। लेकिन किसी तरह उस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी थी और वो शीर्ष 3 में पहुंच गया था।